तो वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हो गई है। 10 से 12 जनवरी तक सारा एक्शन आपके लिए 2 दिन में लेकर आते रहेंगे, लेकिन बाजार से इस वक्त एक्शन बिल्कुल गायब दिख रहा है। इनफैक्ट तीसरा दिन होगा ये जब हम फिर से 21,500 के आसपास ही घूम रहे हैं। क्लोजिंग के वक्त इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको बाजार दिखता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ना उस क्रूशल सपोर्ट को वो तोड़ता है और ना ही वहां से कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक या पुल बैक देखने को मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल से। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से डिम्पी और अभिषेक हैं। अगले 1 घंटे इस वक्त स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी चाहिए, आपकी ट्रेड स्ट्रैटेजी। आज बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी है, लेकिन कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो क्या निफ्टी को रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक्स का सपोर्ट मिल सकता है जो इस वक्त के वीक बाजार में या फिर लल मार्केट में भी एटलीस्ट एक डायरेक्शन सी दिखा रहे हैं। क्या निफ्टी पर हेवी लिफ्टिंग हो सकती है? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का हैंगओवर शायद खत्म हो जाए कल, क्या वहां से बाउंस बैक दिख सकता है? सारे सवाल होंगे और साथ ही आज के ट्रेड्स क्या होने चाहिए, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे, इन सबको शो में आगे जोड़ेंगे। लेकिन पहले क्विकली एक बार मार्केट पर एक क्विक चेक ले लेते हैं। जो बड़ी आज फॉल दिख रही है ओएनजीसी जैसे काउंटर्स पर, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स का एक डाउनग्रेड आया। हालांकि टारगेट प्राइस को बढ़ाया जो पिछली बार की उनकी सेल रेटिंग थी, लगातार बहुत समय से उनका नजरिया सेल साइड का ही है, लेकिन आप वहाँ देखें तो 3% की गिरावट वहाँ है। पावर और एनर्जी स्पेस में से दूसरे जो स्टॉक्स है उसमें एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, इनमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बाजार सुबह से ही थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आपको दिखाई दे रहा था और इसीलिए आपको जो गेनर्स भी दिख रहे हैं वो आपको फार्मा काउंटर्स हैं, बैंक्स के कई सारे लार्ज कैप्स। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक तो सुबह से ही एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे थे। अब क्या एक सेकंड सेट ऑफ रिकवरी जो है वो दूसरे हैवीवेट से आ सकती है, उसे देखना होगा, वॉच करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल बढ़ने वाले काउंटर्स में आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब काउंटर्स में मूव है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.1% की तेजी के साथ है और मेटल्स में भी पिछले 2 दिन से रीबाउंड देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इनफैक्ट बहुत सारा रिकवरी ट्रेड का एक्शन था और साथ ही डिफेंसिव एक्शन क्लियरली वहां भी दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट डिलीवरी जैसे काउंटर्स, अब रिजल्ट्स पर भी बाजार की नज़र होगी। डिलीवरी 5% की मूव, और इनफैक्ट सारी आप लॉजिस्टिक काउंटर्स देखें उनमें एक मूव बनी हुई है इस वक्त। डिम्पी से एक बार समझते हैं कि इस वक्त वो लेवल्स को कैसे वॉच कर रहे हैं। डिम्पी, लगातार तीसरा दिन होगा ये, और तीनों दिन हम जब क्लोजिंग शो की शुरुआत करते हैं तो ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के पास होते हैं हम, कोई ना 5-10 पॉइंट्स ऊपर नीचे। बाजार ऐसा लग रहा है जैसे इन 3 दिनों में एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर गया ही नहीं ज्यादा। वो जाएगा भी नहीं और ना ही टूटेगा। जैसे हमने सुबह भी आपको बात बताई थी और कल भी बताई थी, ना ही हमको मार्केट की तेज़ी पे ट्रस्ट हो रहा है, ना ही मार्केट की गिरावट पे ट्रस्ट हो रहा है। वजह बहुत साफ़ है, एक तो इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग जस की तस खड़ी है, जो काम हो रहा है वो कम वॉल्यूम के साथ हो रहा है और मार्केट में लीडरशिप की सिर्फ चर्निंग हो रही है। अभी आप रिलायंस के बारे में पढ़ रहे थे, आप देखेंगे ना तो रिलायंस से ज़्यादा बेनिफिट आज जो कर रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है, जो सुबह से एक बार हरे निशान में लौटा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में अपने आप को रखे हुए है। आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, आज आप बैंक निफ्टी का लो चेक करो 47,010 का है। अगर आज आप निफ्टी को चेक करोगे तो 21,500 को बचाने की कोशिश है। तो जो वेरी इमीडिएट सपोर्ट एरियाज है, अच्छा और 21,500 कोई बैंक निफ्टी का टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, 21,300 उसका टेक्निकल सपोर्ट है। ये तो सिर्फ ऑप्शंस खड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा 21,500 पे कंसंट्रेटेड है, इसलिए 21,500 का लेवल टूट नहीं रहा। कल फिन निफ्टी थी, आज बैंक निफ्टी है और कल निफ्टी होगी, इसलिए जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे मोमेंटम मार्केट के अंदर बन रहा है। कल फाइनेंशियल काउंटर्स के अंदर ज़बरदस्त उत्साह था, आज बैंकिंग काउंटर्स के अंदर है, आज उसकी एक्सपायरी है। हो सकता है कल आईटी में हो जाए या ऐसे में हो जाए जिससे निफ्टी का सरोकार हो। तो मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर रख के आपको बहुत बुरी तरह से शेक कर रहा है और इसमें वीक हैंड्स को निकलवा रहा है। हमने सुबह भी आपके सामने ये बात रखी थी कि हमें तो ना ही शॉर्ट करना ना ही लॉन्ग करना जब तक कोई लेवल्स का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक भी हमारे साथ है। फटाफट से अभिषेक मेहमानों को आप कनेक्ट कीजिए और फिर जरा बताइए इस समय की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो बाजार रेंज में है, लेकिन रेंज के ऊपरी स्तर पर इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है, हरे निशान में आने की कोशिश है और निफ्टी बैंक बाकायदा 100 अंक ऊपर है। हमारे आज के सत्र में आपको मदद करने के लिए 5 मेहमान हमारे साथ हैं। आशीष कपूर हैं, आपको फंडामेंटल नजरिया देंगे बाजार को लेकर, शेयरों को लेकर। इसके अलावा टेक्निकल लेवल पर स्टॉक बताने के लिए हमारे साथ हैं आदित्य अरोड़ा हैं, सुदीप शाह हैं, कुणाल परार और शिल्पा राउत। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आदित्य, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 21,550 के आसपास का निफ्टी आज पूरा का पूरा दिन 100-125 अंकों के रेंज में बीता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब ये इंडेक्स जो है हरे निशान में दिख रहे हैं, ब्रीफली ही सही। यहाँ से किस तरह की ट्रेड्स लेने की आप सलाह देंगे और ट्रेड्स इंडेक्स में लेना भी है या नहीं लेना, ये भी बताइए।
वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन पैनल एंड दर्शकों को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार ने एक बार गिरावट दी, बट नीचे से स्ट्रॉन्ग हैंड्स काफी इमर्ज कर गए और नीचे से अच्छी बाइंग देखने को मिली है। आप देखें तो लार्ज कैप में कोई भी ऐसी कमजोरी नहीं है या नरमी नहीं है। आप रिलायंस को देख लीजिए तो 0.5% प्लस ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसी बैंक से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी ने जो सुबह बॉटम बनाया है वो एक बड़ा मजबूत बॉटम बनाया है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के साथ वो बॉटम बना है। तो डेटा भी अच्छा है, पैटर्न्स भी अच्छे हैं। तो तेजी की राय रहेगी सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और मार्केट का व्यू रहेगा न्यूट्रल टू बुलिश। बजट भी आ रहा है तो बाजार सिर्फ थोड़ा सा ये तेजी को हजम कर रहा है। एक बार अच्छे से हजम कर लेगा तो वापस एक दौड़ लगा सकता है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में तेजी की राय रहेगी 47,630 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 47,100 और टारगेट के आ रहे हैं 48,000। और निफ्टी में भी तेजी की राय रहेगी और इसको बाय कर सकते हैं 21,630 में। स्टॉप लॉस रहेगा 21,520, टारगेट रहेगा 21,720। यहाँ पे पुट सेलिंग भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी रह सकती है। इनकेस बाजार ऊपर नहीं जाता है तो आपको प्रीमियम तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन निफ्टी के लिए जो टारगेट है 21,700 का और निफ्टी बैंक के लिए 48,000 का, ये आदित्य की तरफ से। फटाफट एक काम करेंगे, स्टॉक समझ लेते हैं कि आपको आखिरी घंटे में ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत सुदीप आपसे करेंगे, बताइए क्विकली आपके 2 शेयर कौन से हैं आज के? नमस्कार अभिजीत। मेरा पहला ट्रेड है लेमन ट्री। लेमन ट्री में हमने देखा है कि जो इस सबसे पिछले कुछ दिनों से टूरिज्म के रिलेटेड हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अब हमें टूरिज्म की तरफ आकर्षण हमें नजर आ रहा है काफी ये सारे स्टॉक्स में। तो यहाँ पे लेमन ट्री एक बहुत वेल प्लेस्ड है। अगर टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो डेली वीकली मंथली में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न स्टॉक बना रहा है। और पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा मूव भी स्टॉक में हमने देखा था 113 से 135। उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ स्टॉक में 126 के आसपास और फिर से अब एक नया मूव हम ये स्टॉक में देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है लेमन ट्री में 128 के स्टॉप लॉस से 145 के टारगेट के लिए हम बाय कर सकते हैं लेमन ट्री फॉर शॉर्ट टर्म। दूसरा स्टॉक है आईआरएफसी। हमने पिछले आधे एक घंटे में देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक वेल प्लेस्ड है यहाँ पे आईआरएफसी अगली चाल चलने के लिए। एंड एक लॉन्ग टर्म में तो अप ट्रेंड में ये स्टॉक है। पिछले कुछ 7-8 सत्रों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेशन के बाद अब हमें इसमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 99 के स्टॉप लॉस से 110 के टारगेट के लिए आईआरएफसी बाय करने की मेरी सलाह रहेगी। जो कि रेलवे स्टॉक्स में आप देखें तो पिछले कई दिनों से मोमेंटम बना हुआ है, वहाँ फ्रिजल आउट गेन्स भी नहीं हुए हैं। और दूसरा लेमन ट्री होटल काउंटर्स भी अच्छी मूव में है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म ऑल्सो और अदरवाइज ऑल्सो जो इतनी सारी बात लक्षद्वीप को लेकर भी हो रही है। ठीक है, सो ये 2 काउंटर्स हुए सुदीप शाह की तरफ से। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड्स क्या होंगे? आप काफ़ी दिनों के बाद आई हैं आज। Good afternoon, and I'm very happy that I'm here. तो मेरे लिए भी यहाँ पे 2 बाय रहेंगे बिकॉज मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। 21,500 इज डिफेंडिंग लाइक एनीथिंग और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 47,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे फॉर द लास्ट 1 आवर एंड मे बी एज अ बीटीएसटी ऑल्सो आई बिलीव यहाँ पे इप्का लैब पे ध्यान देना चाहिए। इप्का लैब एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है एंड यहाँ पे लॉन्ग साइड में ओआई एडिशंस भी हो रहे हैं। तो ये जो फ्यूचर्स है अराउंड 1115 है, अभी आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1095। जो पहला टारगेट रहेगा वो 1135 का रहेगा। देन नो द एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 1155 आल्सो कैन बी टेकन। या फिर किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 1150 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 23 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑफ 15 विल सफाइस। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है 35 के ऊपर के टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। मेरा जो दूसरा बाय रहेगा वो क्रॉम्पटन में रहेगा। क्रॉम्पटन ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है अब 317 नाउ। तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस आपको 315 का रहेगा और मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट स्टिल 339 आपको आते हुए मिलेंगे। तो क्रॉम्पटन एंड इप्का लैब। ओके, दोनों फ्यूचर में खरीदने की सलाह है, इप्का लैब्स और साथ ही क्रॉम्पटन। ठीक है, ये तो शिल्पा के ट्रेड्स हो गए। कुणाल, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी एंड हमारे सारे पैनलिस्ट एंड दर्शक मित्रों को। दो ट्रेड मेरे ओर से एंड दोनों बाई साइड का है। सबसे पहला स्टॉक जो मुझे
फिलहाल नजर आ रहा है वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक। काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, एंड आप अगर मंथली चार्ट भी देखो तो काफी कन्विंसिंग मोमेंटम मंथली चार्ट पे भी देखने को मिल रही है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पे एसएल हम जो मेंटेन करके चलेंगे वो 428 का है, 428 का है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ऊपर में 465 का पहला टारगेट है, 465 का, एंड जैसे ही 465 का ये हिडन रेजिस्टेंस जो काउंटर ब्रेक करता है तो वहां पे उसके ऊपर हमें 495 तक की भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, वो भी मिन टाइम में। यानी आप कह सकते हो कि 10% तक का भी रिटर्न ये मिन टाइम में ये काउंटर हमें दिखा सकता है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा एक स्टॉक है जहां पे टेक्निकली काफी अच्छी मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है, ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे भी काफी अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। बाय करिए ईकेसी एवरेस्ट कांटो सिलेंडर करके स्टॉक का नाम है। 13740 13750 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो है 133 का। टारगेट की बात करते हैं तो 141 का पहला टारगेट है। जैसे 141 ब्रेक होगा ये काउंटर हमें ऊपर में 147 तक के भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि 6 से 60% की मोमेंटम हम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ईकेसी बाय करके चलिए 133 के एसएल के साथ। ठीक है, डन। अगर आज आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे तो आज अंबानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर काफ़ी ज़ोरदार मोमेंटम है। कुछ कंपनीज तो हमारे सीधा सीधा कंपटीशन में भी हैं, इसलिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ कि हम भी एक मीडिया चैनल है, फिर भी मैं सिर्फ आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एकदम से स्पीड पकड़ी, बाकायदा दिन के हाई पे आके खड़ा हो गया। आप दिखाइए जरा दूसरा एक शेयर है इनका नेटवर्क 18, वो भी आज बाकायदा डेज हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। एक शेयर है TV18, वो भी आज बाकायदा डेज हाई पे आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट एक में तो सर्किट भी है, बट ये मीडिया चैनल है इसलिए डिस्क्लोजर के साथ कि हम भी एक मीडिया चैनल है और कई बार किसी मामलों में कंपटीशन भी होता है, सिर्फ ये जानकारी के लिए है। तो ज़्यादातर अंबानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर वापस से री रेटिंग सी होती हुई दिख रही है। इसी सवाल के साथ ज़रा शुरू करते हैं आशीष सर से, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स, और अगर वो रिलायंस भी है उनकी लिस्ट में तो फिर वो भी बता देंगे। आशीष सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुछ एक शेयर मैंने तो नोटिस करवाए सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह वगैरह। अगर आप के पास ये कैटेगरी का शेयर आप बताना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी आप ट्रेडिंग कॉल्स या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल्स बता दीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए एक बार आशीष सर। ओह ठीक है, आपके ना आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही, कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच आदित्य की ट्रेडिंग कॉल्स बाकी रह गई, उनकी जब तक ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं फिर आशीष सर से वापस पहुंचेंगे उनके पास। आदित्य बताइए आप जरा। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। पहला स्टॉक रहेगा फार्मा स्पेस से आरती ड्रग्स। इसको बाय किया जा सकता है 517 में। 495 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 550 एंड 600। सेकंड स्टॉक रहेगा जिलेट, जिसे बाय कर सकते हैं 758 में। 730 रहेगा स्टॉप लॉस और 790 से 830 रहेगा टारगेट। आरती ड्रग्स तो आपको पता ही होगा, काफ़ी दिन पहले हमने भी इसको आपको शेयर को नोटिस कराया था और ये कहा था कि इसको सिर्फ लेके रख देना आप, और इस साल के बाद जाके चेक करना कि आपको कितना रिटर्न मिला। फिलहाल आदित्य आपको यही बात बता रहे हैं कि आरती ड्रग्स को यहाँ पर भी खरीदा जा सकता है, और उनका जो दूसरा शेयर है वो जिलेट है। आपने ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट की ट्रेडिंग कॉल्स नोटिस कर ली होगी। फंडा बेसिस पर आशीष सर हमारे साथ है तो उनसे ज़रा उनका व्यू पॉइंट पे ले लेते हैं। आशीष सर, मैं आपसे थोड़ी देर पहले रिलायंस के बारे में पता कर रहा था, सडन राइज आया है। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने आप इन्वेस्टमेंट कॉल्स बता दीजिए सर। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। जहाँ तक रिलायंस का सवाल है, मेरे मुताबिक रिलायंस जो मेन है RIL, वो इटसेल्फ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि स्टॉक ने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल ऑलमोस्ट। एंड मेरे मुताबिक इसके अभी काफी और ग्रोथ स्टोरी एंड वैल्यू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी। तो ये और है भी लार्ज कैप, और मेरे मुताबिक इस मार्केट में वन ऑफ द सेफर आइडियाज जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज।
इसके अलावा जो मेरी पिक्स हैं, मेरे को एक टीटीके प्रेस्टीज बहुत अच्छा लग रहा है काउंटर, क्योंकि सॉरी, इस काउंटर ने भी पिछले 2-2.5 साल अंडर परफॉर्म किया है। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ये आप गलत दिखा रहे हैं, टीटीके प्रेस्टीज, दिस येलो स्टॉक। तो इसको मेरे मुताबिक आप 950 के टारगेट से ले सकते हैं, जो मेरे मुताबिक काफी जल्दी आना चाहिए। बट एनीवे यू कैन कीप अबाउट 1 ईयर का दिस थिंग। 1 ईयर में इटसेल्फ ये अराउंड 30% अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। और मेरे मुताबिक इसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और परफॉर्मेंस भी अब कुछ समय तक फ्लैट थी, अब दोबारा पिछले तिमाही से इम्प्रूव हो रही है। और कंपनी का बहुत अच्छा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इसमें बहुत अच्छा है। तो ये तो नो ब्रेनर है। मेरे मुताबिक आप 1 साल का व्यू किसी का है तो ये लेके आराम से 25-30% अपसाइड ले सकता है। दूसरा एक स्टॉक है गुजरात पीपावाव पोर्ट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बात हो रही है, ये स्टॉक आपको मिल रहा है काफी रीजनेबल वैल्यूएशन में, डिस्पाइट आपका अगर पिछले तिमाही का रिजल्ट देखें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं कंपनी का। जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है इसने, और इसके बावजूद ये कंपनी अगर आप पीयर से कंपेयर करो, अडानी पोर्ट्स या बाकी कंपनी से, तो काफी सस्ते दाम में मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो, ईवी एबिटा या कोई भी और रेशियो ले लो, तो ये काफी सस्ता है और कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी है। तो इसमें मेरा टारगेट 235 का है, जो कि मेरे मुताबिक आपको ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 6 मंथ्स, बट मोस्टली 3 मंथ्स में भी आ जाएगा ये टारगेट। तीसरा थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए सिप्ला है। सिप्ला का अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और मेरे मुताबिक 1400 का एक टारगेट है, जो कि आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स की होल्डिंग में मिलना चाहिए। हेड की कॉल सिप्ला पे तो नहीं है, एक बार चेक करना। ठीक है आशीष सर, आपने हमको तीनों शेयर्स बता दिए। मेरे को आपका सिप्ला भी इंटरेस्टिंग लगा, आप शॉर्ट टर्म के लिए बता रहे हैं। आज सुबह भी कई टेक्निकल एनालिस्ट सिप्ला के बारे में नोटिस करवा रहे थे और आपने भी इस चीज़ को आज नोटिस करवाया। एक काम करते हैं, आपने फंडा टेक सारे शेयर्स नोट कर लिए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ के ना एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं, ऑप्शंस का चैंपियन दिखाते हैं आपको। आज 12 बजे में 3 ऑप्शन दी थी अवनी भट्ट ने, वो तो आपके पास होंगे ही। आई होप उससे अच्छा प्रॉफिट भी चल रहा होगा। अवनी, आपके पास और आज की ऑप्शन कौन से जो भी आप दे रहे हैं क्लोजिंग के समय? तो अभी यहाँ से मार्केट नहीं आ रही है हमको। एक काम करें, हम आपकी जो कॉल है मैं ही पढ़ दूं, आपकी अगर इजाज़त हो तो। ठीक है अवनी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोशिश करते हैं आपको वापस से करेक्ट करने की। अवनी की जो कॉल है ना, एक बार ज़रा स्क्रीन पे ले आओ। सिटी यूनियन बैंक की पुट आपको ख़रीदनी है और 140 की पुट आपको बेचनी भी है। 144 की पुट लेनी है, 140 वाली पुट बेच देनी है। ध्यान रखा जाए, जब आप पुट बेचते हैं तो आपके मार्जिन्स पूरे लगते हैं। जब आप पुट खरीदेंगे तो जो एक्सरसाइज प्राइस है, जैसे 4 रुपया मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, वो लगेगा। कुल मिला के सारी प्रोसेस में 13,500 रुपये का प्रॉफिट है, 6,500 रुपये का लॉस है। रिस्क रिवार्ड 1:2 रखा गया है। जहाँ से आप बेच रहे हो और जहाँ तक जाना है वहाँ तक की जर्नी है ये। आप 144 पे बेचोगे, 140 तक जाएगा, वहाँ पे पुट बेच देना, यानी कि तेज़ी में आ जाओगे। ठीक, तो आपको ये 4 रुपये का डिफरेंस है, ये ले लेना और आपको कुल मिला के प्रॉफिट 13,500 रुपये के आसपास का आएगा। अवनी से बातचीत नहीं हो पा रही, इसलिए अवनी की पुट मैंने ही आपको बता दी, आपके सामने है। अभिषेक, कारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ईटिनोस स्वदेश को जानकारी मिली है कि आईओसी और बीपीसीएल ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए राइट्स इशू के जरिए पैसे जुटाने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियों ने लीड मैनेजर्स की नियुक्ति भी कर ली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या तैयारियां चल रही है ओएमसीज की? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक बीपीसीएल और आईओसीएल ने राइट इशू लॉन्च करने की जो प्रक्रिया है उसकी औपचारिक शुरुआत कर दी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि आईओसीएल ने इसके लिए एक्सिस सिक्योरिटीज़ को एज ए लीड मैनेजर अपॉइंट किया है। जहां तक बीपीसीएल का सवाल है, उसने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को
लीड मैनेजर के तौर पर अपॉइंटमेंट की है। इसका मतलब है कि औपचारिक प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। दोनों ही कंपनियां यानी कि IOCL और BPCL जो है वो राइट इशू लॉन्च करेंगी। अपने ग्रीन ट्रांजिशन के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग लेने के लिए सरकार इन कंपनीज़ को फंडिंग करेगी और इसके बदले में इक्विटी लेगी। इसके अलावा जहां तक HPCL का सवाल है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पहली की योजना थी कि HPCL प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट करेगी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि ONGC जो है वो HPCL के बदले प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट करेगी और HPCL के जो ग्रीन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स है उसको ONGC फंडिंग करेगी। तो ये योजना तैयार की गई है और इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी गई है और टारगेट ये है कि मिड मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने पिछले बजट में 30,000 करोड़ रुपए के फंडिंग सपोर्ट की घोषणा की थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, उनके ग्रीन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन सरकार ये पैसे सब्सिडी के तौर पर नहीं देना चाहती है, बल्कि इसके बदले में इन कंपनी से इक्विटी चाहती है और इसके लिए IOCL और BPCL ने राइट इशू लॉन्च करने की योजना तैयार की है और ONGC जो है वो इसके लिए प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट कर सकती है। तो प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और मिड मार्च तक इसके पूरे होने की संभावना है। शुक्रिया प्रकाश। तो जैसा कि प्रकाश बता रहे हैं कि पिछले साल बजट में ही इसका ऐलान हुआ था और 30,000 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए जुटाने की योजना थी और उस पर प्रक्रिया की शुरुआत हो भी गई है तीनों कंपनीज की तरफ से, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन या फिर क्लीन फ्यूल ये अगला एक ग्रोथ का पॉइंट बनेगा इन कंपनीज को लेकर और उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। हालांकि बहुत तेज़ रफ्तार देखी हमने तीनों OMCs में, खासतौर से HPCL में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग अब आ रही है। आशीष जी, आपसे ही व्यू चाहेंगे क्विकली एक IOC, HPCL, BPCL पर यहाँ से आप ग्रोथ के किस तरह के मौके देख रहे हैं और क्या ये सही भाव है खरीदने के या फिर थोड़ा सा वेट कर ले करेक्शन का? और देखो, सही भाव तो था कुछ महीने पहले जब IOC, जिसको मैं ट्रैक करता हूँ, तीनों में से IOC को मैं ट्रैक करता हूँ, IOC 90 रुपए, 90-95 रुपए काफी देर तक अटका रहा। सही भाव तो वो था, थोड़ा बहुत तो आप मिस कर गए हैं, बट मेरे मुताबिक IOC खास करके अभी भी बहुत अच्छा आपको अपसाइड देगा। थोड़ा स्लो मूविंग है, बट मेरे मुताबिक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल अभी भी है और मेरे को नहीं लगता कोई करेक्शन आ भी गई मार्केट में तो कि बहुत ज्यादा ये टूटने वाला है। तो आप ज्यादा ये कर सकते हैं कि 50% अभी ले लें या थोड़ा बहुत जब भी नीचे आता है तो एवरेजिंग करके अपना जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं। पर मेरे मुताबिक आप 50% तो इसी रेट पे ले सकते हैं एंड रिलेटिवली मार्केट में वेल प्लेस्ड है स्टॉक और अभी भी डिस्पाइट द रन अप वैल्यूएशन हाई नहीं है, सब तरह से देखा जाए तो अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है और मेरे मुताबिक यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल है विद वेरी लो रिस्क अभी भी IOC में। ठीक है, बढ़िया है, ये अच्छी चीज़ है, मतलब कि रिस्क कम है और ये तमाम एक्सपर्ट्स हमारी बातचीत चल रही है OMCs को लेकर कि क्या इतने रनअप के बाद वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, तो उसका जवाब है नहीं, अभी भी ठीक ठाक स्तर पर है। लेकिन ये है कि अगर आपको थोड़ा सा नीचे और मिल जाए तो कंफर्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इस भाव पर भी आप चाहें तो ले सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद आपको ये बताएंगे कि इन्फोसिस और TCS जो नतीजे कल आने वाले हैं, अनुमान क्या है, उम्मीदें क्या है, ये जानेंगे। अपने एक्सपर्ट से BTC ट्रेड भी जानेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि 11वें ET नाउ लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। देश के सबसे लंबे समय से चल रहे शो ET नाउ लीडर्स ऑफ टुमारो एक दशक से देश में स्टार्टअप, SMEs और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है। 11वें सीजन में हम ग्रोथ के सबसे बड़े कैटलिस्ट इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं। इनोवेट टू एलिवेट की थीम के साथ लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स इनोवेशन के जरिए बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों का सम्मान करेगा। तो तैयार हो जाइए, IDFC फर्स्ट बैंक प्रेजेंट्स ET लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड्स के 11वीं सीजन के लिए। अवार्ड कार्यक्रम देखिए लाइव शुक्रवार 12 जनवरी को 5 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या स्मार्ट रिकवरी आई है मार्केट में? इनफैक्ट जिस टाइम पे हमने शो शुरू किया था उस वक्त रिलायंस आप देखें तो 0.25% की तेजी के साथ था और इस वक्त कैटेगोरिकली आई वाज मेंशनिंग कि रिलायंस को जरूर वॉच करना होगा और अब आप देखें रिलायंस में 2.5% की तेजी हुई है और इनफैक्ट रिलायंस से ही हैवी लिफ्टिंग हुई है कि आप निफ्टी को भी देख रहे हैं लगभग 70 पॉइंट ऊपर आया है। 21,610 के आसपास अब इस वक्त आपको निफ्टी दिख रहा है और बैंक्स में भी अच्छी रिकवरी आई है, लेड बाय ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और ऑफ कोर्स HDFC बैंक की भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस आज नहीं है। तो यानी HDFC बैंक में लगभग 0.5% की बढ़त वहाँ दिख रही है, लेकिन जो पिछले
15 मिनट में जो अच्छी रिकवरी आई है उसमें मेजर रोल जो है वो रिलायंस का है, और उसके बाद जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसमें HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स जो प्लस में आए, हरे निशान में आए, और इनफैक्ट कुछ अडानी स्टॉक्स भी हैं, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में भी मूव है, और मेटल के स्टॉक्स भी आए। तो ये जो रिकवरी आई है इसको इस वक्त कैसे रीड करना चाहिए? हम शिल्पा, आदित्य इनफैक्ट 3 दिन से देख रहे हैं इसी रेंज में बाजार बार बार पूरे दिन बिताता है, और शाम के वक्त आपको रिकवरी भी देखने को मिलती है, यानी क्लोजिंग के वक्त। हालांकि कल हम ऐसे नोट पे छोड़ के गए थे कि लग रहा था कि शायद थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। क्या ये एक्सपायरी का एक हैंगओवर दिख रहा है? आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी। इस वक्त क्या थोड़ी सी रिविजिट करना चाहेंगे आप इंडेक्स पे अपनी स्ट्रैटेजी को? देखिए, शायद बाजार इतने दिन से कंसोलिडेट इसलिए कर रहा था जैसे कि आज अच्छी तेजी हो जाए एक्सपायरी के दिन, या फिर हमारे डिस्कशन के बाद हो जाए ऑन अ लाइटर नोट। बट आई फील इलेक्शन बजट पास में आ रहा है, तो बजट जब पास में आता है विक्स बढ़ता है, और विक्स के हिसाब से आपको जिगजैग मूव्स काफी देखने को मिलते हैं, वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है। तो उसी के चलते बाजार में इतने सारे शार्प करेक्शंस और राइज बार बार आ रहे हैं। बट मैं मेरी स्ट्रैटेजी से टिके रहना चाहूंगा, मैं अपना व्यू बदलना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है कि अभी ये जो रिकवरी आई है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिकवरी। आगे भी रिकवरी कंटिन्यू रहेगी और हम एक बार नए हाई की तरफ जा सकते हैं, नए शिखर की तरफ जा सकते हैं, 22,000 की तरफ। आपको हम एफएम की स्पीच सुनवा देते हैं, एड्रेस कर रही हैं निर्मला सीतारमण। आइए वहां चलते हैं पहले। And very many schemes of the Prime Minister, one particular on which the UNICEF has come up with a statement saying this open defecation free ODF families have actually saved 50,000 British pounds. This is UNICEF saying it. So they say 50,000 British pounds have been saved, or in other words, they've averted to that extent spending on healthcare. So in a way, it is a saving for poorer families. So this scheme of Swachh Bharat and the ODF has actually saved poor people from spending on their health-related matters. The next major, which I would highlight, is the direct benefit transfer, where 37,000 crores of rupees was transferred even during COVID, the lockdown period. 16 plus odd crores of people were covered by it. And therefore, even during a lockdown, if that could help us, the DBT, since after that you are seeing 33 lakh crores has been transferred under the DBT, resulting in savings of almost 2.73 lakh crores for the government. Because pilferages were cut down, you were able to use technology to make sure benefits reach those who deserve it, and government was not spending to unknown entities. The third, which I'll highlight, is a financial inclusion program, which India has never seen before like that. Yes, financial inclusion has been a long-drawn goal on which every year a certain number of incremental number of people would come in. But now I'd like to highlight the fact that almost 50 plus crore people have already been brought into formal banking system. Where were we in 2014-15? Only 15 crore people were with bank accounts. Now that has gone up to 50 crore. Equally, connecting to the rural India and farmers. Particularly, I'll take the example of agro-processing, where the value addition element comes for agrarian products. Only 2 mega food processing plants existed in this country in 2014. That's gone up to 24 in 2023, within a matter of 9 years. That brings in value addition to the products. The farmers get better price. The value addition brings jobs, and some of them get exported also, the products. The other highlight which I'd like to bring in as the pillar for Amritkal, on which Amritkal is going to build towards a Vikasit Bharat, is about the emphasis given on sunrise industries. India will now become at least in-house producer of semiconductor capacities. EV adoption is happening in a big way. And therefore, these are things which have emanated from the FDI policy of the country. What is about the FDI policy? Just look at the numbers. India had attracted between 2000, April 2000 and March 2023, 23 years, we had attracted $919 billion in FDI. But
it is important for us to recognize that 65% of this $919 billion, that is about $595.25 billion, had all reached India in the last 8 to 9 years. So in the 23 years, you're receiving $919 billion US dollars, of which 595 plus billion dollars have come only in the last 9 years, beginning 2014. So your FDI is coming in. It's like water. It flows to the lower ebb. Where policies bring in greater certainty, convenience, ease of doing business, FDI flows in. Of course, disruptions of higher US Fed rate and other things can divert it elsewhere. But despite that, we've been receiving that kind of a flow of the FDI. It's not as if it's coming only for manufacturing, it's coming also for service sector. Service, particularly exports, have also seen a surge from 151 billion that it was US dollars to 325 billion US dollars. So these are all strong foundations which have been laid in the last 9 years. There are one or two more I'll add to it. The third largest startup ecosystem, the PLI scheme, which now cover 14 critical sectors. The UPI, about which, of course, BVR Subramaniam had very clearly mentioned, 100 billion transactions in just the calendar year 2023, over 180 lakh crores being the total value which is being transacted. There's global recognition. G20 was very clearly awed of India's experience in this area. So with all this, technology and digitization have brought people together. 50 crore people have been brought into the banking system. Now look at where the unbanked have come into the banking area. 44% it was where we were in 2014. Only 44% had accounts. Now more than 80% people in this country have bank accounts. Look at Gujarat, therefore, in this context. And Gujarat, which has released its Viksit Bharat vision document. It is a state which has 5% of our population, just 5%, contributes 8.5% to our GDP. 19% gross value added every year happens from Gujarat to the GVA of the total country. Total gross value addition to the country, 19%. चले तो वाइब्रेंट गुजरात से आप सुन रही थी एफएम को बात करते हुए 3 दिन का एक्शन रहेगा और इससे जुड़े सारे अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे। इंडिया की कितनी बड़ी ग्रोथ स्टोरी है उस पर वो बात कर रही थी और अच्छा खासा जमावड़ा लगा हुआ है गुजरात में। ना सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स, दिग्गज कॉर्पोरेट, भारतीय दिग्गज कॉर्पोरेट, बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज भी वहाँ पहुँची हुई हैं। तो वहाँ का सारा एक्शन और अपडेट्स लगातार आप तक लाते रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स जो बने हुए हैं उनसे फिर से बात करते हैं और यहाँ समझते हैं कि अब बचे हुए 20 मिनट के लिए स्ट्रैटेजी क्या BTST हो गई है जिस तरह की मूव बाजार में आई है। सुदीप, कैसे अप्रोच करेंगे इस वक्त मार्केट को? BTST ट्रेड्स होंगे या फिर अभी थोड़ा और वेट एंड वॉच करना चाहेंगे? प्रेरणा जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो टोन है, अंडरटोन है, वो बुलिश ही है। बिकॉज हम देख रहे हैं कि रिलायंस की लीडरशिप में आज मार्केट में निचले स्तर से जो बाइंग आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 21,550, 21,540 स्पॉट लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके जाना चाहिए। IT स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है और मुझे लग रहा है जो अगर BTST 2 स्टॉक्स है मेरी नजर में जिसको कैरी करके जा सकते हैं। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज इटसेल्फ। रिलायंस में यदि हम देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। जो पिछले 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन हम देख रहे थे 2630 के आसपास का जो एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर रिलायंस अब ऑलमोस्ट क्लोजिंग देने जा रहा है अगले 20 मिनट में। तो 2610 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस में 2700 के टारगेट के लिए बाइंग की मेरी सलाह रहेगी। एक दूसरा मिड कैप स्टॉक में एक है मैक्स हेल्थ केयर। अब मैक्स हेल्थ केयर को भी यदि हम देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा सेटअप बना हुआ है डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे। तो इसको भी 723 के स्टॉप लॉस के साथ 760 के टारगेट के लिए BTST करके लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर रिलायंस पे आपको एक फर्दर ब्रेकआउट दिख रहा है। इनफैक्ट आज सुबह ये तेजी नहीं थी रिलायंस में। बहुत एस्टॉनिशिंग बात है क्योंकि 2 नोट्स आए रिलायंस पर। CLSA का भी अपग्रेड आया 3060 का और ये जो लास्ट आवर में तेजी आई है, ज़्यादातर ये तेजी 2 बजे के बाद आपको FIs का एक्शन ज़्यादा दिखता है। तो देखना होगा कि
क्या क्वांटम डिलीवरी क्वांटम आता है आज रिलायंस का और एफआईएस की बाइंग क्या आती है। लेकिन फॉर श्योर सीएलएसए ने जो बातें इसमें इस रिपोर्ट में क्योंकि बात बार बार यही होती है, 2023 शायद कैपेक्स हेवी ईयर था रिलायंस के लिए, इसमें उस साल में मोमेंटम पॉसिबल था लेकिन बेस बड़ा बन चुका था और इस साल में क्या आप तेजी बड़ी दिख सकती है। तो 2 रीजन उन्होंने, एक तो अपने उनके जियो बिजनेस के लिए और दूसरी कई सारे न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है 2024 के लिए। ये 2 बातों को रेफर किया इस रिपोर्ट में जहां एक बड़ा अपग्रेड दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे। टेलीकॉम के एक और प्लेयर की बात होगी जहां पर एक डबल अपग्रेड भी है, वहां की भी चाल को ट्रैक करेंगे, कहीं मत जाएगा। करीब अभी 90 पॉइंट तक ऊपर आ गया था निफ्टी, लेकिन अभी 65 पॉइंट है। बैंक निफ्टी करीब 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर हो गया था, अभी 86 पॉइंट है। बाजार के अंदर आपको जो काम करना है बिल्कुल कीजिए, समझ के कीजिए, लो वॉल्यूम के साथ काम कीजिए। इस निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, या मैं बोलूँगा निफ्टी को, थोड़ा जो आज पीछे लेगाड़ था उसको ऊपर करने में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी बड़ा योगदान है। और 2 चीज़ें अगर मार्केट में आपको एक साथ सुनाई देती है ना तो उसका रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है। पहला, कोई रिपोर्ट अगर सीएलएसए छाप दे और अगर वो रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आई हुई हो तो फिर क्या कहना ही। कुछ ऐसा ही सीएलएसए ने रिलायंस पे कुछ टेक दिया, रिपोर्ट जारी की है। डिटेल बताने के लिए आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, बताएं सीएलएसए ने इस रिलायंस के बारे में क्या बोला है। जी हाँ, खरीदारी की राय दी है सीएलएसए ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर और 3060 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो अभी भी 15% का अपसाइड सीएलएसए रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख रहा है और इसी रिपोर्ट के चलते स्टॉक ने आज लाइफ टाइम हाईज भी अचीव कर दिया है। उन्होंने कई पैरामीटर्स की बातचीत की है। सबसे पहले डीलेवरेजिंग की बात करते हैं। उनका मानना है कि मिड 2024 के बाद कंपनी डीलेवरेजिंग पर फोकस करेगी। कंपनी की डेट कम होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा कई महीनों से, कई क्वार्टर्स से पोटेंशियल लिस्टिंग्स की बात हो रही है। कंपनी के 2 आर्म्स रिटेल और जियो, ये दोनों अलग से लिस्ट हो सकते हैं जिसके चलते भी वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जो भी एक बड़ा ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए। उन्होंने दोनों ही फैक्टर्स की बात की है। उनका मानना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पैरामीटर्स से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकता है और टेलीकॉम बिजनेस में भी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ 5G के चलते लोगों का यूसेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते टेलीकॉम बिजनेस पे कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के रिटेल बिजनेस की बात करें तो याद रखें कंपनी ने पिछले साल कई सारे एक्विजिशंस अनाउंस किए थे। उसका बेनिफिट कंपनी को अगले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसके चलते कंपनी को मुनाफा हो सकता है। याद रखें ग्रीन एनर्जी पर भी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है और अब उस इन्वेस्टमेंट का भी फल कंपनी को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल सभी बिजनेसेस, रिटेल, टेलीकॉम, ग्रीन एनर्जी के ग्रोथ लीवर्स अभी इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय दी है और 3060 रुपीज़ प्रति शेयर का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर टारगेट दिया है। ठीक है आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले ना रिलायंस एक ही हुआ करता था, 2 कंपनियां ऑलरेडी इसमें से अलग हो चुकी हैं। अलग इन द सेंस जिनके नंबर्स आपको अलग से दिखते हैं। पहला, एक तो जियो फाइनेंशियल्स, जो फाइनेंस वाले का कारोबार है, 262 के रेट पे। इसका भाव टेलीकॉम का, जियो का, वो अलग होना बाकी है और रिटेल का हल बाकी है। पूरे 1 साल में कम से कम आप 4-5 बार ऐसी बात सुन लेते होंगे कि जब रिलायंस की खबर आती है कि वो रिटेल और टेलीकॉम वाले बिजनेस को थोड़ा थोड़ा अलग करना चाहता है। लेकिन ये बात सच है कि काफ़ी दिनों तक रिलायंस इंडस्ट्रीज इस तरीके से तो नहीं चलेगा, वो डीमर्ज तो ज़रूर करेगा। आशीष सर, एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वैल्यू बहुत है, बहुत वैल्यू है, दोनों अलग अलग होंगे ना, उसके बावजूद भी इनमें बहुत वैल्यू है। अभी तो इसमें मैंने ग्रीन वाला तो पार्टी नहीं जोड़ा, जो आशीषा बता के गई है कि काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो रिलायंस को कंसोलिडेटेड रखने में कोई बुराई तो नहीं है, जब अलग होगा तब होगा, अभी तो रख ही लें। और ये सोच के कि रिलायंस के हम 3 बिजनेस को ले रहे हैं, टेलीकॉम के, रिटेल के और ग्रीन एनर्जी के। बिल्कुल, मेरे मुताबिक टेलीकॉम, रिटेल, ग्रीन एनर्जी और जो उनका मेन लेगेसी बिजनेस है ऑयल पेट्रोकेमिकल्स का, आई मीन लेट्स नॉट ओवर रूल दैट और ओवर नेग्लेक्ट दैट। आई थिंक ओवरऑल डेफिनेटली रिलायंस अगर ऐसे भी रहता है तो मेरे मुताबिक तो इसमें वैल्यू है। और जैसे मैंने पहले बताया था, काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ है, तो रिलेटिवली इसमें ओवर ओनरशिप कम है और ऐसा फ्रंटलाइन स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। और
अगर मेरे मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, अगर ना भी करें डीमर्ज तो उसका टोटल सम ऑफ पार्ट्स तो आ ही रहा है, और बड़े एक्साइटिंग नए इनके वेंचर्स हैं ग्रीन एनर्जी के भी। प्लस अगर आप अगर प्रीवियस जो इनकी ईजीएम हुई थी उसमें उनके चेयरमैन की पूरी स्पीच सुनी हो, देयर आर सो मेनी न्यू इनिशिएटिव्स व्हिच दे हैव डन इन रिलायंस की ओवरऑल अगर सम ऑफ पार्ट्स बहुत मुश्किल है करना है, बहुत लार्ज है, बहुत सारी चीजें हैं, पर डेफिनेटली उसका सम ऑफ पार्ट्स इज मच हायर देन जो अभी मार्केट में आ रहा है। तो इस उस तरह से वैल्यू इसमें बहुत है, और इसमें डेफिनेटली एक सेफ स्टॉक है, लार्ज कैप सेफ स्टॉक है इस मार्केट में बाय करने के लिए। आप ना 73 पे आज के मत देखिएगा, क्योंकि इस 73 पे को मिलने के लिए कई बार ना समय ज़्यादा लगता है। कईयों को लग रहा होगा कि रिलायंस रोज ही ऐसे चलता है। रिलायंस अगर 2.5% रोज चलने लग जाए ना, तो मार्केट कैप और मार्केट कहीं अलग ही दिशा में पहुंच जाएगा। इसलिए आप ये तपस्या का फल मिल रहा है लोगों को, तो जिन्होंने पुराना ले रखा है, जिन्होंने आज सुबह सुबह भी प्लस किया है, आप ऐसा ना माने कि कल भी ये 74 पे ही चलेगा, ठीक। लेकिन जो बड़ा टारगेट है वो 3000 प्लस का, जो CLSC आपको बता रहा है। कुछ मोमेंटम वाले शेयर्स पकड़ते हैं। आपको ध्यान होगा सुबह हमने NBCC और NCC का बकायदा आपको ये विंडो काट के दिखाए थे दोनों शेयर्स, और ये बात रखी भी थी कि NCC हमसे खरीदा तो नहीं जा रहा, बट हमने संतोष मीना से पूछा था कि आप प्लस करोगे, तो उन्होंने कहा यस करूंगा। दोनों के लेवल्स भी उन्होंने बताए थे। NCC बकायदा आज 9% ऊपर है। ये सुबह चर्चा हुई होगी, शायद 2-2.5% ऊपर था तब, है ना। अभी 9.5%। NCC रखो, NBCC हटा दो अब। NCC आदित्य प्रॉफिट बुक कर ले इंट्राडे का 9%, या फिर अभी कैरी करें इसको? देखिए, अगर आप देखें तो सारे इंफ्रा काउंटर जितने भी है उसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और सारा इंफ्रा थीम, रियल एस्टेट थीम इस साल काफी बजिंग है। तो मेरे हिसाब से एनसीसी में अभी भी बने रहना चाहिए अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि अभी स्टॉक करीब करीब 193 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर आप इसको 1-2 महीने दे तो अनुमान ये है कि ये स्टॉक 200 से लेके 220 भी टच कर सकता है, और आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 178 का, और आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बने रह सकते हैं। एक शेयर बस मैं आपको और नोटिस आपसे पता करवाना चाहता हूँ। मेरी तरफ से लास्ट शेयर होगा, पता कर रहा हूँ मैं, वो आपसे ही पता कर रहा हूँ। आदित्य, आपको ये चार्ट खोलने हैं। उस शेयर का नाम है येस बैंक। मैंने कई बार इस शेयर के बारे में जिक्र किया, और मेरे को लगता है 2024 के अंदर इसको होल्ड करके रखना चाहिए। आज ये शेयर करीब 6% ऊपर है, बकायदा डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। एक ही प्रॉब्लम मेरे को येस बैंक में दिख रही है, बस सब कुछ ठीक लग रहा है। इसका RSI डाइवर्जेंस, अगर टेक्निकल में जो लोग समझते हैं, इसका मतलब यह है कि थोड़ा एक खिंचा हुआ शेयर है, ऐसा लग रहा है RSI डाइवर्जेंस से। चाहे आप डेली देखो, चाहे जैसा मर्जी चार्ट देख लो। आदित्य, मेरे को जरा ये बताइए कि थोड़ा समय हमको ज़्यादा देना होगा येस बैंक को चलने के लिए? देखिए डिम्पी जी, मैं आपकी स्टॉक पिकिंग स्किल्स को अप्रिशिएट करता हूँ। आप हमेशा गजब शेयर ढूंढते हैं, और ये स्टॉक के पैटर्न भी उस तरीके से बेहतरीन ही बन रहे हैं। आई थिंक ये स्टॉक वो बारूद रखता है ऊपर जाने के लिए, जैसे आइडिया चला था उस हिसाब से येस बैंक भी दौड़ सकता है। तो खिंचा हुआ है, थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टाइम देंगे तो बिल्कुल इसमें ऊपर के लेवल बनते हुए दिख रहे हैं, जो है 27 से लेके 33 के वहां तक स्टॉक दौड़ लगा सकता है, और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 22 का। को लेकर ये व्यू, लेकिन कल का दिन काफ़ी अहम होगा, क्योंकि कल नतीजों के सीज़न का किक स्टार्ट हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि इन्फोसिस और TCS जो कि IT दिग्गज हैं और इंडेक्स में अच्छा खासा वेटेज रखती हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ा क्रूशियल होगा ये जानना कि नतीजे आएंगे कैसे। और नतीजों का अनुमान लेकर हमारे सहयोगी अनीशा जैन जुड़ गई हैं। अनीशा, से पहले जानते हैं कि TCS के नंबर्स किस तरह के आएंगे, उसके बाद इन्फोसिस की भी बातचीत करेंगे। अनीशा, बताइए कैसे आंकड़े आएंगे और ख़ास तौर पर नज़र कहाँ पर होगी? जी हाँ, देखिए Q3 यूजुअली IT कंपनीज के लिए वीक रहता है, तो इसके चलते TCS में भी वीकनेस रहेगा, बट एटलीस्ट इन्फोसिस और जो उसके फर्स्ट पीयर्स हैं उससे शायद बेहतर परफॉर्मेंस रह सकता है TCS का। जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो हम 0.2% पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू, क्योंकि क्रॉस करेंसी हेडविंड्स काफ़ी रहे इस टाइम, तो डॉलर रेवेन्यू डिक्लाइन कर सकता है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। रुपी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास रहना चाहिए, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट 11,550 करोड़ रुपये रहेगा। आपके पास मार्जिन में एक्सपेंशन या स्टेडीनेस हो सकता है TCS का, तो हम जो नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 24.4% है, बिकॉज दिस क्वार्टर वेज हाइक इम्पैक्ट नहीं रहेगा TCS के लिए, तो इसके चलते मार्जिन्स थोड़े स्टेडी रहेंगे।
जैसे मैंने बोला BSNL एक डील है काफ़ी इंपॉर्टेंट TCS के लिए, तो रेवेन्यू में इसका थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा, जिससे आपको 0.2-0.3% का सपोर्ट आ सकता है अर्निंग्स में, बट ये थोड़ा मार्जिन डाइल्यूटिव है, तो थोड़ा मार्जिन्स को देखना पड़ेगा। ऑल्सो द फैक्ट कि डील विन मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो वो $8 to $10 बिलियन काइंड ऑफ डील विन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री कैलेंडर ईयर 24 को लेकर, हेडकाउंट एडिशन को लेकर, US, UK, यूरोप, इन सब जोग्राफीज़ को लेकर, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक बहुत बड़ा बज़वर्ड था 2023 का, इसकी पोटेंशियल क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, उसको लेकर ही हमारा ध्यान रहेगा मैनेजमेंट कमेंट्री पर देखते हैं स्टॉक्स थोड़े रन अप कर गए हैं अर्निंग से पहले ऑलरेडी दिसंबर महीने में भी, देखते हैं क्या उसके नतीजे लिव अप करते हैं इस रन अप को और नॉट। TCS डील पाइपलाइन, मार्जिन, ये सारी चीज़ें फोकस में रहेंगी ही। इस साल की बात करें, मतलब अब तक जो समय बीता है 8-10 दिन का, उसमें थोड़ा सा एक रेंज में ही कारोबार किया, थोड़ा सा गिराई है शेयर, लेकिन तीसरी तिमाही वैसे भी आमतौर पर कमज़ोर होती है। देखना वो नतीजे कैसे आएंगे। अनीशा, इन्फोसिस के बारे में बता दीजिए, इन्फोसिस से क्या उम्मीदें हैं? TCS के तर्ज पर ही वहाँ भी नतीजे आएंगे या फिर कुछ अलग होगा वहाँ पर? जी हाँ, अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी TCS और इन्फोसिस के साथ। इन्फोसिस से हालांकि उम्मीदें काफ़ी हाई नहीं है, इस बार डिक्लाइन आएगा नंबर्स में, यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी ने लास्ट 2 टाइम गाइडेंस कट किया था, उसके चलते जो आस्क रेट है Q3 Q4 से वो काफ़ी कम हो गया है, इसलिए हम डिक्लाइन की उम्मीद कर रहे हैं इन्फोसिस से। कॉन्स्टेंट करेंसी बेसिस में 1.3% का डिक्लाइन आ सकता है। जो रुपी रेवेन्यू है वो 1% लोअर हो सकता है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड डॉलर रेवेन्यू में भी 1.5% का डिक्लाइन आएगा, जिससे कि नंबर $4,650 मिलियन के आसपास रहेगा। मार्जिन्स में अब की बार थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि 1 नवंबर से कंपनी ने वेज हाइक इम्पैक्ट लिया है, तो 2 महीने का जो वेज हाइक का इम्पैक्ट आएगा उसके चलते 60 बेसिस पॉइंट से मार्जिन डिप हो सकता है, और फाइनल नंबर 20.5% के आसपास होगा, जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी में भी 1% का डिक्लाइन रहेगा। जो लार्ज डील विन मोमेंटम है वो जो हिस्टोरिकली हमने देखा है दिसंबर क्वार्टर में, उसके आसपास ही रहेगा। सो $2 to $2.5 बिलियन वर्थ ऑफ डील विन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट से गाइडेंस की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अ कपल ऑफ ब्रोकरेज हाउसेज एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि गाइडेंस ट्रिम होगा, तो वो देखना पड़ेगा होगा नहीं होगा। और ऑल्सो मैनेजमेंट कमेंट्री अबाउट कैलेंडर ईयर 24, क्लाइंट बजट्स विल बी इंपॉर्टेंट, एंड द फैक्ट कि हेडकाउंट का क्या हो रहा है, बिकॉज लीडरशिप एग्जिट्स बहुत हुए हैं इन्फोसिस में ऑफ लेट, तो उसके लिए मैनेजमेंट का क्या कहना है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये नंबर से ठीक पहले हम आपको अनुमान एक बता रहे थे, और साथ ही मैनेजमेंट किस तरह का कमेंट्री दे सकती है उसका कुछ एक आकलन था। ऐसा नहीं कि आज में आपको लास्ट के 2 मिनट में इन्फोसिस और TCS खरीदना है, कल भी भरपूर मौके आपको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि इसके नंबर्स आएंगे कल, तो कल आप दिन भर के ट्रेड में भी इन्फोसिस TCS देख पाओगे आराम से। और मेरे को तो लगता है कि कल ही इसमें ट्रेड करना चाहिए। आज थोड़ा डिलीवरी वॉल्यूम वगैरह चेक कर लेना रात को, और हम भी आपको बता ही देंगे सुबह, और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट TCS में आ सकता है, लेकिन वो देखने के बाद ही बताएंगे। 1 मिनट सिर्फ रह गए मार्केट बंद होने में, ज़्यादा शेयर में पता करूंगा नहीं, और ना ही मेहमानों से अब कोई शेयर पता करने जा रहा हूँ। कुल मिला के आज मार्केट काफ़ी शांति से क्लोज कर रहा है। 2 चीज़ें आज मार्केट ने लेसन सिखाया। पहला लेसन ये दिखाया कि अपने सपोर्ट पे अगर आप खड़े रहेंगे तो मार्केट आपको निराश नहीं करेगा। वो 21,500 का है, अगर आप वहाँ पे खड़े रहे हैं और आपने छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाया तो आपको मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड दिया। अगर आप 47,000 पे बैंक निफ्टी की पोजीशंस लेके खड़े थे तो वहाँ से आपने प्लस किया, तो आपको इंट्राडे में काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला। लेसन ये भी है कि क्या रेजिस्टेंस पार हो गए हैं, तो वो लेसन नहीं है। मार्केट की एडवांस डिक्लाइन उतनी अच्छी भी नहीं है। आप अगर ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे ना तो निफ्टी का, तो आज वो 0.5% भी नहीं है। तो पिछले 3 दिन से बाजार जो भी 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है वो बिना ओपन इंटरेस्ट के कर रहा है, यानी कि खुले सौदे 2.35 के 2.35 एज इट इज़ खड़े हुए हैं, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो पहला पॉइंट तो ये नोटिस करने का। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी भी मार्केट शेक करने की कैपेसिटी रखता है, आपको शेकिंग देगा। आप इस शेक में ना फंसे। इंट्राडे जो भी आपको मिल रहा है लेके बाहर निकल जाइए। BTST या STBT करने के लिए अभी पर्याप्त समय नहीं है। आज पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है वापस से कि थोड़ा सपोर्ट हमने पक्के किए हैं। क्या एक दिन के बेसिस पर सपोर्ट के पक्के होने पर हमको ले लेना चाहिए? तो मेरा आंसर, मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं तो नहीं करता। मैं सौदा छोड़ने में बिलीव करता हूं, लेकिन गलत सौदा लेने में बिलीव नहीं करता। 1200 शेयर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर डीप रूटेड करेक्शन ज़्यादा नहीं हुई है, ना होगी। पिछले 3-4 दिन से आप एडवांस डिक्लाइन टोटल का ये देख पा रहे होंगे। एक और चीज़,
बैंक निफ्टी ने आज अपना अच्छे से अपने आप को संभाला है। बैंक निफ्टी ज़्यादा क्लियर पिक्चर देगा आपको, इसलिए कल भी अगर आप पहली चीज़ में नज़र में देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी को देखना। कल जब टूट रहा था तो बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटा, आज जब रिकवरी आई तो बैंक निफ्टी में भी पहले आई रिकवरी और ये बंद भी ठीक हुआ है। तो इसलिए देखते हैं कल की कल क्या होगा। कल 2 IT कंपनीज के नंबर भी हैं और बड़ी वेटेज रखते हैं, इसलिए निफ्टी पे कल वीकली एक्सपायरी भी है और 2 IT कंपनीज का वेटेज भी काम करेगा, इंक्लूडिंग रिलायंस, थर्ड कंपनी समझ लो आप। तो इन तीनों शेयर्स का वेटेज अपने आप में काफ़ी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आशीष सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। सुदीप बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका समय मिला हमको। और कुणाल परार आपका शुक्रिया। शुक्रिया आदित्य आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थोड़े हम कम सवाल पूछ पाए, थोड़ी अलग अलग वजहों के कारण, लेकिन फिर भी आप अपना समय देते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मार्केट ने आज क्लोज तो कर दिया ठीक ठाक, और मैं बोलूँगा कि बुध सब कुछ शुद्ध ही रहा, लेकिन बृहस्पतिवार यानी कि कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, फिर शुक्रवार है और इस बीच आपको रिजल्ट्स का मोमेंटम भी शुरू हो जाएगा। तो एक चीज़ तो तय है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी अभी भी चरम पे होगी, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर। मनीष